लेकिन अब एक और खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, नंबर से बातचीत कर लेते हैं। नंबर्स आए हैं आरईसी के, जहां पे Q4 में कंपनी की ब्याज आय करीब 25% बढ़ी है, मुनाफे में भी 34% की ग्रोथ रही है, ग्रॉस एनपीए में भी करीब हल्का सुधार रहा है, नेट इंटरेस्ट मार्जिन भी बढ़कर करीब 3.6% के आसपास आए हैं। नंबर से बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे कंपनी के CMD विवेक कुमार देवगन सर। विवेक सर नमस्कार, स्वागत है कार्यक्रम में। आपसे मैं बातचीत करूंगा, लेकिन आपसे बातचीत करने से पहले जरा आरईसी का 1 साल का चार्ट लेकर आइए, उसके बाद मैं विवेक सर से बातचीत शुरू करूंगा। 1 साल के अंदर आरईसी लिमिटेड के स्टॉक में एक जबरदस्त तेजी आई है और आप किसी भी पायदान पे किसी भी समय पर इस अगर स्टॉक में घुसे होंगे तो भी आपको मिनिमम कम से कम 50% गेन तो आया ही होगा। 300% का रिटर्न 1 साल में स्टॉक दे चुका है। विवेक सर, ऐसा क्या कर रहे हैं आप लोग कि 300% का रिटर्न स्टॉक देकर गया है? इतनी जबरदस्त परफॉर्मेंस कंपनी के नंबर्स में भी है और शेयर होल्डर्स को भी आपने रिवॉर्ड किया है। क्या इंटरनल्स हैं, किस तरह से आप लोग कामकाज कर रहे हो, ऐसा क्या बदलाव हो रहा है कंपनी के अंदर? 2-3 चीजें हुई हैं आरईसी में। सबसे पहले क्लियर कट बिजनेस स्ट्रेटेजी। आरईसी रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन के नाम से जाना जाता था, अब हमने इसका फोकस चेंज करके रिन्यूएबल एनर्जी फोकस कंपनी कर दिया है। दूसरा कि असेट अंडर मैनेजमेंट हमारा पिछले साल ग्रोथ 13% हुआ था, इस साल 17% हुआ है। हमने एक लॉन्ग टर्म विजन रखा है कि अगले 5 से 6 साल में हमें अपना असेट अंडर मैनेजमेंट डबल करना है। अभी लगभग 5,09,000 करोड़ है, इसे हम बढ़ाकर 10 लाख करोड़ करने की का हमने क्लियर कट बिजनेस स्ट्रेटेजी बनाई है। दूसरा है कि हमारा अभी रिन्यूएबल एनर्जी पोर्टफोलियो लगभग 35,000 करोड़ है, उसको हम उसमें 10 गुना वृद्धि करके लगभग 3 लाख करोड़ करना चाह रहे हैं 2030 तक। और साथ ही साथ हमारे कन्वेंशनल जनरेशन, डिस्ट्रीब्यूशन और ट्रांसमिशन के क्षेत्र में पावर सेक्टर में काफी सुधार आया है विद द इंट्रोडक्शन ऑफ जो रिवैम्प डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर स्कीम आई थी और लेट पेमेंट सरचार्ज रूल आया है। इससे डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज के वित्तीय स्थिति में काफी सुधार हुआ है। उसके कारण जेनको तो ट्रांसमो के भी वित्तीय स्थिति में सुधार हुआ है। तो ओवरऑल पावर सेक्टर में ग्रोथ नजर आ रहा है, पावर डिमांड बढ़ रही है। पिछले साल 8% बढ़ा था, इस साल इस वर्ष के अप्रैल माह में, अप्रैल 2024 में पावर डिमांड 11% की बढ़ोतरी हुई है। तो ये सब देखते हुए ओवरऑल इकोसिस्टम में काफी इंप्रूवमेंट है और हमारे क्लियर कट बिजनेस स्ट्रेटजी को हमारे इन्वेस्टर्स ने सपोर्ट किया है। तो विवेक सर, सब सेगमेंट वाइज अगर मैं जाता हूं तो आप खुद भी कह रहे हैं कि रिन्यूएबल स्पेस के ऊपर एक बहुत बड़ा फोकस है कंपनी का, जो कि कंपनी के नंबर्स में Q4 के अंदर रिफ्लेक्ट भी हो रहा है। बहुत स्ट्रांग मोमेंटम है Q on Q बेसिस पे वहां पर, और जनरेशन और ट्रांसमिशन थोड़ा सबड्यूड है भले, लेकिन वहां पर भी ग्रोथ है। सो गोइंग फॉरवर्ड जो की ग्रोथ ड्राइवर रहने वाले हैं यहां से अगले फाइनेंशियल ईयर के लिए, तो क्या मैं उसमें रिन्यूएबल को ही पूरा तवज्जो दोगे आप लोग, या बाकी दोनों एरियाज जो है उनके ऊपर भी अच्छा थ्रस्ट मान के चले आने वाले समय में? दोनों एरिया में फोकस रहेगा। जैसे अब पिछले साल की बात करें, हमने पिछले साल 1,36,000 करोड़ का सैंक्शन किया रिन्यूएबल एनर्जी में, अक्रॉस द स्पेक्ट्रम है। जैसे देखा जाए तो हमने लार्ज हाइड्रो के 32,450 करोड़ की वित्तीय स्वीकृति दी थी, फॉलोड बाई पंप स्टोरेज प्रोजेक्ट जिसमें हमने 28,304 करोड़ की स्वीकृति दी। फिर सोलर मॉड्यूल मैन्युफैक्चरिंग के लिए 21,565 करोड़ की स्वीकृति दी। सोलर प्रोजेक्ट के लिए लगभग 21,000 करोड़ की स्वीकृति दी। और ग्रीन हाइड्रोजन, ग्रीन अमोनिया में हमने 8,000 करोड़ की स्वीकृति दी है। इलेक्ट्रिक मोबिलिटी में 7,200 करोड़ की स्वीकृति दी है। तो आप देखेंगे कि हमने पूरा अक्रॉस द स्पेक्ट्रम कवर किया है रिन्यूएबल एनर्जी फोकस में। परंतु डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर में विद रिवाइम्ड डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर स्कीम और लेट पेमेंट सरचार्ज के आने के बाद पिछले 2 वर्षों में काफी सुधार आया है। तो इस वर्ष और अगले 2-3 वर्षों में डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर में आरडीएसएस के तहत लॉस रिडक्शन के काफी कैपेक्स से काम होने हैं। प्रीपेड स्मार्ट मीटर का इंस्टॉलेशन होना है। साथ ही साथ मिनिस्ट्री ऑफ पावर ने प्रोजेक्शन दिया है कि कंट्री को लगभग 94 गीगावाट कोल बेस्ड कैपेसिटी की आवश्यकता होगी अगले 8 सालों में, 2032 तक। तो कोल बेस्ड थर्मल पावर प्लांट भी ब्राउन फील्ड सेक्टर में आने की उम्मीद है। इस कारण हमारा ग्रोथ न केवल रिन्यूएबल एनर्जी क्षेत्र में बल्कि कन्वेंशनल जनरेशन, डिस्ट्रीब्यूशन के क्षेत्र में भी काफी होने की उम्मीद है। तो विवेक सर, मैं AUM के नंबर देख रहा था, एक तरफ जनरेशन के नंबर अच्छे हैं, रिन्यूएबल के नंबर अच्छे हैं, साथ ही साथ TND के नंबर भी बहुत स्ट्रांग देखने को मिले वहां पर AUM साइड पर।
प्लस अगर लोन मिक्स की बात करूं तो स्टेट सेक्टर की ग्रोथ के सामने प्राइवेट सेक्टर डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो बहुत स्ट्रांग आता हुआ दिखाई पड़ा है, वहां पर नंबर YOY Q-on-Q दोनों में बहुत अच्छे हैं। तो क्या मेरा ऑब्जर्वेशन सही है कि जो बाहर से ऑर्डर है अदर देन स्टेट वो बहुत अच्छे आ रहे हैं, अदर देन प्राइवेट PSU वो बहुत अच्छे आ रहे हैं, और दूसरा TND और स्मार्ट मीटरिंग इसको लेकर बहुत काम हो रहा है, तो क्या इस पर भी ग्रोथ हम एक्सपेक्ट करें आने वाले समय में? जी जी, देखिए जो कंट्री का जो डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर है वो काफी 40 से 50 साल पुराना है। तो रिवैम्प डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर स्कीम तो अगले 2-3 साल रहेगी, उसके पश्चात भी सभी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी इसको अपना जो कंडक्टर है, पोल्स हैं, ट्रांसफार्मर है, सबको इसका अपग्रेडेशन करने की जरूरत पड़ेगी। तो अगले 10 से 15 सालों में ह्यूज कैपेक्स का रिक्वायरमेंट है डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर में। और ट्रांसमिशन सेक्टर में जो रिन्यूएबल एनर्जी जो इंटरमीडिएट होता है अपने नेचर में, उसके लिए हमें स्टोरेज सॉल्यूशन की जरूरत पड़ेगी, चाहे वो पंप स्टोरेज हो, बैटरी एनर्जी स्टोरेज हो, या हाइड्रोजन फ्यूल सेल पे भी काफी काम हो रहा है। तो इवैक्यूएशन और रिन्यूएबल एनर्जी के लिए भी ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर के रूप में ट्रांसमिशन का भी काफी स्कोप है। तो ये सभी क्षेत्रों में बढ़ोतरी होगी। और विशेषकर जो कोल बेस्ड कैपेसिटी है, जो बेस लोड है, वो हमारे कोल बेस्ड पावर थर्मल पावर प्लांट से आता है। उसमें लगभग हमें 94 गीगावाट कैपेसिटी का एडिशन करना है अगले 8 वर्षों में। तो इसका, क्योंकि कोल बेस्ड कैपेसिटी का जो थर्मल पावर प्लांट आते हैं उनको लगाने में लगभग 5 से 6 साल लगते हैं। तो इसके लिए सैंक्शन होगा 94 गीगावाट कैपेसिटी का, अगले 2-3 सालों में ही इसका वित्तीय स्वीकृति देनी पड़ेगी, ताकि उसका इम्प्लीमेंटेशन अगले 5 से 6 सालों में हो सके। ओके विवेक सर, दो ये बहुत ज़्यादा मतलब अटकलें हैं खाली, मतलब मेरी क्यूरियोसिटी इसकी वजह से मैं पूछ रहा हूँ कि क्योंकि एक बढ़िया तेज़ी स्टॉक में देखने को मिली है, तो क्या कोई OFS या कोई फंड डाइल्यूशन काइंड ऑफ जो कहीं से आने की उम्मीद हम लगा के चलें क्या? क्योंकि बहुत बढ़िया रिवॉर्ड शेयर होल्डर्स को मिला है, तो गवर्नमेंट भी कुछ हद तक इसको इनकैश करने की सोच सकती है, तो क्या ऐसी भी कुछ अटकलें लगा के चली जा सकती हैं अभी? तो हमारा प्रयत्न है कि जो सारे स्टेक होल्डर्स को हम सुटेबली रिवॉर्ड करें, क्योंकि कंपनी का फिनोमिनल ग्रोथ हुआ है और हाईएस्ट एवर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 14,019 करोड़ का हमें प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मिला है पिछले वर्ष में, और ये उत्तरोत्तर इसमें बढ़ोतरी होने की संभावना है। तो हम सभी स्टेक होल्डर्स का ध्यान रखेंगे और सभी स्टेक होल्डर्स को रिवॉर्ड करें। इसके लिए भी हमारे बोर्ड और डायरेक्टर ने हमें अधिकृत किया है, जो 30 अप्रैल की बैठक हुई थी उसमें। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया विवेक सर, एक तो आपको हमारे साथ मौजूद रहने के लिए और डिटेल्स में बातचीत करने के लिए, और साथ ही साथ एक बार फिर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ गई होंगी आपके ऊपर, मैं समझ सकता हूँ कि लगातार अच्छी तेज़ी आई है स्टॉक में, तो उम्मीदें भी ज़्यादा शेयर होल्डर्स आपसे लगा रहे होंगे। लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया सर अपना समय में देने के लिए और हमसे बातचीत करने के लिए। आप सुन रहे थे कंपनी के CMD विवेक कुमार देवांगन सर को, जो कि REC के नंबर्स पर हमसे चर्चा कर रहे थे। स्टॉक आज F&O का टॉप गेनर भी है एंड एज वी स्पीक 9% की शानदार तेजी के साथ डे हाई पे कामकाज करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। ब्रेक का वक्त है, ब्रेक के बाद लौटते हैं और REC के ऊपर आगे बातचीत करेंगे हम राजेश सर से, छोटे से ब्रेक के उस तरफ।